नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका एटेज नेहा में। हम कर एन की प्रिपरेशन का रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। हालांकि आपका सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है, तो अब बस 1-2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। तो आज का जो टॉपिक है वो मॉक टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और तो आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 30 है। तो अपना जो स्कोर आप ज़रूर बताएँ। तो पहला क्वेश्चन है, चित्र पठन से तात्पर्य है शिक्षिका द्वारा संवाद, किसी सरल कविता या तुकबंदी की उपयुक्त मुद्राएं, किसी चित्र द्वारा प्रस्तुत परिचित दृश्य में दिखाई गए वस्तुओं को बच्चे पहचान सके और उनके नाम बता सके, या फिर सभी। तो चित्र पठन से क्या तात्पर्य होगा, इसका आंसर बताएं आप। तो चित्र पठन जो होता है वो एक जब पढ़ाई स्टार्ट होती है, बच्चे को जो है पढ़ना सिखाया जाता है या फिर किसी चीज़ में नॉलेज दी जाती है। जैसे उसको जो दिखाया गया, जैसे कबूतर का जो है उसको डायग्राम दिखाया जाता है, तो उसका मतलब है वो देखेगा हाँ ये कबूतर है, तो उसको फिर कह की जो है नॉलेज दी जाएगी इस तरह से। तो ये चित्र पठन हो सकता है। और चित्र पठन आगे भी लेवल पे काम आता है कि चित्र के द्वारा बच्चा जो है क्या समझ पा रहा है, क्या अपने व्यू बता पा रहा है। तो चित्र पठन से संबंधित है चित्र द्वारा प्रस्तुत परिचित दृश्य दिखाए गए वस्तुओं को पहचान सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा नाम है मनो एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनो नहीं है, या मनोलैंगिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है इन्होंने, फ्राइड ने। तो 4, 5, 6 एंड 3। तो इसका आंसर बताना है कौन कौन सी जो है इन्होंने अवस्थाएं बताई है। तो जो फ्राइड ने अवस्थाएं बताई है उस सिद्धांत में, तो 5 अवस्थाएं बताई है, जिसमें उन्होंने एक लिबिडो को लेकर हर स्टेज में बताई है। जो एक काम शक्ति के बारे में इन्होंने जो है लिबिडो पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो इन्होंने इसमें 5 स्टेजेस बताई है। हालांकि डिटेल में भी है, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो अवधारणा किसने दी है, एरिक्सन ने, कोहलबर्ग ने, फ्राइड ने, या जुंग ने। तो ये इस प्रकार की अवधारणा दी है कि व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने बताया है कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो होता है। जो आईडी है वो ये कहता है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करो, चाहे वो कैसे भी हो, चोरी करके करो, चाहे मारधार करके करो, लड़ाई करके करो, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरी करो, ये मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। लेकिन ईगो वाली स्टेज है कि अपन सोचते हैं कि अगर चोरी कर लेंगे तो कुछ बुरा होगा या पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जो है बदनामी होगी। इस तरह से जो है एक ईगो जो है वो चीज़ है। लेकिन जो सुपर ईगो में जो बताया जाता है, सुपर ईगो एक थोड़ा बड़े लेवल के थॉट होते हैं कि उसमें बताया जाता है कि चोरी एक पाप है। इस तरह से इस तरह के व्यूज़ जो हैं सुपर ईगो में होते हैं। तो वो एक स्टेजेस है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आपको एक नॉर्मल वे देखना है कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो जो दिया है वो फ्राइड ने दिया है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है जो नार्सिसिज्म है, तो क्या है और फ्राइड ने इसको क्या बताया है। तो काम प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, या स्वयंमोह, या आईडी। तो क्या है ये। तो नार्सिज्म जो है वो ये है कि फ्राइड बताता है कि ये स्वयं मोह की प्रक्रिया है, जिसमें जो है बच्चा जो है खुद पे मोहित हो जाता है, खुद से जो है प्रेम करने लग जाता है। इस तरह की चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है। तो ये जो संबंधित है वो स्वयं मोह से संबंधित है, खुद से प्रेम से संबंधित है। तो नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। तो साइको सोशल थ्योरी जो है वो एरिक्सन ने दी है, कोहलबर्ग ने, फ्राइड ने, जुंग ने। तो किसने दी है ये। तो मनोसामाजिक सिद्धांत या साइको सोशल थ्योरी जो है वो दी है, एरिक्सन ने दी है। नेक्स्ट है, मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता, बालक का वजन एवं ऊंचाई। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें इसमें कि आप ये याद रख सकते हैं, हालांकि आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, कि इसमें जो इन्होंने
स्टेजेस बताई है मनोसामाजिक सिद्धांत में, उसमें 8 जो है स्टेज बताई है मेनली। तो पहली जैसे विश्वास, अविश्वास की अवस्था, इस तरह से। तो आपको ये याद रखना है कि मनोसामाजिक सिद्धांत में जो स्टेजेस हैं वो 8 है। तो जैसे आपको पहले नैतिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया था कि कितने जो स्टेजेस बताई थी, तो उस तरह से मनोसामाजिक के बारे में अगर आपको पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए कि लगभग 8 स्टेज जो है वो बताई थी। तो अब इसका आंसर बताएं आप। तो मानसिक विकास से जो संबंधित नहीं है तो स्मृति है, मेमोरी है जो संबंधित है, तर्क एवं निर्णय भी है, अवबोध ज्ञान जो है, जो भी सीखा है वो, ये तीनों चीज़ों जो है मान बुद्धि होगी तभी समझा जाएगा। लेकिन ये बालक का वजन और ऊंचाई है वो शारीरिक रूप से संबंधित है, तो ये मानसिकता से संबंधित नहीं है, मानसिक विकास से। तो इसका आंसर जाएगा 4, तो ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है, फ्राइड ने काम शक्ति को क्या कहा है? तो स्कीमा कहा है, नार्सिज्म कहा है, लिबिडो कहा है, या इंस्टिंक्ट जो है मूल प्रवृत्तियाँ कहा है। तो काम शक्ति को उन्होंने क्या नाम दिया है? अपने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था तो उसमें आपको जो प्रॉपर उन्होंने नाम दिया है तो वो क्या है? तो जो फ्राइड ने काम शक्ति को जो नाम दिया है तो वो बताया है ने लिबिडो। तो लिबिडो के नाम से इन्होंने जो 5 स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें बताई है कि किस प्रकार जो है लिबिडो काम करता है और कौन कौन सी स्टेजेस में अलग अलग जहाँ पे जो है लिबिडो होती है। तो नेक्स्ट है, एकीकरण का नियम संबंधित है विकास की एक विशेषताएं हैं या फिर ज्ञान की विशेषता है, पियाजे का सिद्धांत है या कोई नहीं। तो एकीकरण का सिद्धांत आपको बताना है तो ये क्या है या किससे संबंधित है। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से बताना है कि एकीकरण का नियम इनमें से किससे संबंधित है। तो एकीकरण का नियम जो है वो संबंधित है विकास की विशेषताओं के। जैसे जो हाथ का विकास होता है, फिर जो उंगलियों का विकास होता है, तो इंसान जो है अपना एकीकरण के साथ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार में अपने हाथ को हिलाएगा फिर दूसरी बार में उंगलियों को हिलाएगा, ऐसे नहीं, वो एक बार में जो है पूरा कंट्रोल कर पाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ जो है विकास की विशेषताएँ हैं। एकीकरण का नियम जो है विकास की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विकास होता है एक रेखीय, सरल रेखीय, वर्तुलाकार या 2 रेखीय। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो जो विकास होता है वो ना तो एक रेखीय होता है ना सरल रेखीय, ये जो होता है इस तरह से वर्तुलाकार होता है कि जैसे एक स्टेज में अगर कोई चीज़ें पूरी नहीं होती है तो वो दूसरी स्टेज में, जैसे ये वापस घूम के ऐसे आ रहा है स्प्रिंग की तरह, तो वो उसमें पूरी कवर कर लेता है। अगर बालक जो है बाल्यावस्था में थोड़ी कम जो है उसकी हाइट इंक्रीज हुई होती है तो पूरी जो है उसकी जितनी होनी होती है वो उसकी जो एडल्सेंस है, वो जो किशोर अवस्था है उसमें हो जाती है। तो ये जो होता है विकास वो वर्तुलाकार होता है, ये विशेषता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? विकास का मापन है, विकास की दिशा है, विकास का एकीकरण है या कोई नहीं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल, सिफेलोकॉर्डल जो है ये विकास की दिशाएं हैं। इसका आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डल क्या है? सिर से पैरों की ओर विकास की दिशा, पैर से सिर की ओर विकास की दिशा, हाथ से पैर की ओर सिर की दिशा, विकास की दिशा। तो या फिर कोई नहीं, तो क्या होगा? तो सिफेलोकॉर्डल जो है तो सी से आप सिर जोड़ सकते हैं कोरिलेट करके कि सिर से पैरों की ओर जो विकास की दिशा होती है वो सिफेलोकॉर्डल होती है। नेक्स्ट है, जनसंचार के माध्यम नहीं है, टीवी, मीडिया, अखबार या टेलीफोन या फ्रिज। तो जनसंचार के माध्यम ये तीनों ही है, टीवी भी है, मीडिया भी है, टेलीफोन भी है, लेकिन फ्रिज नहीं है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक होते हैं जन्मजात, जन्म के बाद, युवा अवस्था में आने पर या फिर कोई नहीं। तो प्रतिभाशालीता जो गुण है वो जन्मजात ही होता है, जो जन्म का है। तो इसमें ये प्रॉपर नहीं है कि जन्म का सीधा बाद है या फिर जो है बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सीधा जो हो जाएगा जन्मजात। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व या फिर सभी। तो किन किन में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, तो इसका आंसर बताना है। तो पहला जो है शारीरिक, कि सभी लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता है, ना उनकी बुद्धि सेम होती है, ना उनकी जो पर्सनालिटी है वो सेम होती है। तो उसका जो आंसर है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी की शिक्षिका बच्चों को
चिड़िया अगर ले गई है, लिखी नहीं है, चिड़िया अगर ले गई है उसमें क्या उद्देश्य हो सकता है उनका, तो चिड़ियाघर कैसे बनाते हैं ये बताना है, जानवरों के नाम और उनका ज्ञान करवाना, या फिर चिड़ियाघर के जानवरों को घर ले आना, या फिर सभी। तो वहाँ जो जाने का उद्देश्य क्या हो सकता है शिक्षिका का बच्चों के साथ। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है कि जानवरों के नाम और उनका ज्ञान करवाना, कि ये पर्टिकुलर नाम जो है इस तरह से दिखता है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी की शिक्षिका बच्चों को सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने के लिए कह रही है। चढ़ना उतरना किस प्रकार का मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल या ज्ञानात्मक मोटर स्किल या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है। तो जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग, तो इस तरह के जो स्किल हैं तो वो ग्रोस मोटर स्किल के अंदर आते हैं। और जो स्किल होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, फाइन और ग्रोस। तो फाइन को महीन बोल सकते हैं और ग्रोस को जो सकल मोटर स्किल बोलते हैं, तो ये ध्यान रखें। इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मकता को लेकर किस किसने काम किया है, पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोत्स्की ने, सभी ने। तो संज्ञानात्मकता को लेकर जो तीनों ने ही काम किया है, पियाजे ने भी किया है, ब्रूनर ने भी किया है, वाइगोत्स्की ने भी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, स्किनर, पावलोव, वॉटसन या फिर कोहलर। तो जो बिहेवियरिस्ट नहीं है उन साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये है, स्किनर भी है, पावलोव भी है, वॉटसन भी है, लेकिन जो कोहलर है वो गेस्टाल्टवादी थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 4। नेक्स्ट है, सीखना सिखाना सफल बन सकता है तभी कठोर अनुशासन से, सत्तावादी व्यवहार से, व्यवहार से, अभिप्रेरणा से। तो इसका आंसर बताएं कि सीखना सिखाना कब सफल बन सकता है, इसका आंसर बताना है। तो अगर कठोर अनुशासन होगा तो नहीं हो सकता। सत्तावादी व्यवहार जहाँ पे केवल जो है शिक्षक की ही चलेगी, बच्चों का कुछ नहीं होगा व्यू। उसके बाद व्यवहार, खाली व्यवहार से कुछ नहीं होता है। अभी प्रेरणा जहाँ पे होगी वहाँ पे सीखना सिखाने की प्रक्रिया है वो सफल बन जाएगी। तो उसका आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट है, स्वाभाविक अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं बाल्यावस्था से, किशोर अवस्था से, जन्म से या कोई नहीं। तो स्वाभाविक अभिप्रेरक जो हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, आराम, इस तरह के जो स्वाभाविक अभिप्रेरक है वो कब से जो उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर बताना है। तो ये इस प्रकार के जो अभिप्रेरक हैं वो जन्म से ही हो जाते हैं। तो जैसे कि बच्चा जो है जन्म के बाद जैसे उसको भूख लगती है, दूध पिलाया जाता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, जो जन्मजात स्वाभाविक जो अभिप्रेरक है। नेक्स्ट है, जो ब्रेनर्स की इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी है उसमें मध्य मंडल में बच्चे के विकास को कैसे जो है प्रभावित करता है। तो सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, ऐसे अनुभव जो एक व्यक्ति के संबंधों को प्रभावित करने वाले हैं, या फिर जो है ऐसे अनुभव जो एक व्यक्ति के दूसरे से संबंधों को प्रभावित करने वाले हैं, या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो ये मैंने आपको कल ही जो डिटेल में पूरी थ्योरी पढ़ाई है, तो इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो जो मध्य मंडल है या मीजो सिस्टम है उसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो आएगा, ऐसे अनुभव जो एक व्यक्ति के दूसरे से संबंधों को प्रभावित करने वाले हैं। जैसे कि अगर किसी के जो माता पिता का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि तो जो प्रभावित तो है माता पिता हो, तो इसमें माता पिता ही प्रभावित नहीं होते, उसका जो संबंध बच्चों से है तो बच्चे भी जो साथ में प्रभावित होंगे। तो उसका आंसर आएगा 3rd। नेक्स्ट है, ब्रेनर इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी में कितने मॉडल जो बताए हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, 6, 7, 5 या 8। तो इसका आंसर बताना है कि इन्होंने कितने जो मंडल बताए हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने जो बताए हैं वो 5 मंडल बताए हैं। अगर आपको नाम याद है तो आप बता सकते हैं। ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी में कौन सा मंडल नहीं है इनमें से? तो वृहत मंडल, बाह्य मंडल, स्मृति मंडल, लघु मंडल। तो इनमें से कौन सा मंडल है जो इन्होंने नहीं बताया है जो विकास को प्रभावित करता है, इसका आंसर बताना है। तो वृहत मंडल जो है वो इसमें शामिल है, बाह्य मंडल भी शामिल है, लघु मंडल शामिल है, लेकिन स्मृति मंडल है वो इन्होंने नहीं बताया है, ऐसा कोई नाम नहीं है।
तो जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है, बच्चों में जन्मजात स्कीमा कौन से होते हैं? गाय का, चूसने का, पकड़ने का, या 2 व 3? तो जन्मजात स्कीमा कौन से होते हैं? तो शकिंग और जो ग्रेस्पिंग है, चूसने का और पकड़ने का जो स्कीमा है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि ये स्कीमा जो है बच्चे में जन्मजात होते हैं। उसके बाद है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, मतलब उसको जोर से पुश किया जाता है, तो पैर की उंगली ऊपर की ओर जाती है, फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। ये किस प्रकार का रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त है? तो रूटिंग, पकड़ना, मोरो या बेबिंस्की? तो इसका आंसर बताना है किस प्रकार का जो है रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है बेबिंस्की। ठीक है। उसके बाद है, रूटिंग जैसे प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स जो है पाए जाते हैं नवजात शिशुओं में, किशोरों में, बालकों में, या कोई नहीं? तो ये जो ऊपर वाले जो पढ़े अपन ने, ये जो प्रतिवर्त या रिफ्लेक्स जो है वो किन में पाए जाते हैं? तो ये जो सभी पाए जाते हैं, जो विशेषताएं हैं, वो नवजात शिशु की है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों समन्वित नहीं कर पाता है, किस संज्ञानात्मक अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक स्तर में, और जो है पूर्व संक्रियात्मक स्तर में, इंद्रिय जनित गामक, या फिर पेशीय स्तर में, या मूर्त संक्रियात्मक स्तर में? तो इसमें ये नहीं होगा वस्तु स्थायित्व, सॉरी होगा, ये तो नहीं है, नहीं है। तो अब पढ़ें। तो इसमें वस्तु स्थायित्व होता है, ये लिखा हुआ है। तो प्रतीकात्मक विचार और जो वस्तु स्थायित्व जो होता है, और जो विभिन्न गुणों में जो समन्वित नहीं कर पाता है, क्या ये चीज़ें भी इससे संबंधित है? जैसे जो बच्चा है घर से स्कूल गया, फिर स्कूल का जब रास्ता पूछा जाता है, क्या तुम वापस आ सकते हो? दो सेम ही है, लेकिन बच्चा जो समझ नहीं पाता है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे वापस आ सकता हूँ, तो इस तरह के जो भौतिक गुण हैं उनको नहीं समझ पाता है। तो ये वाली जो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे को जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, प्रतीकात्मक विचार कर पाता है, तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था बताई है वो बताइए पियाजे ने। अब बताना आपको, राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी? 1993 में, 1990 में, 1995 में, 1994 में? तो इसका आंसर बताना, राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय पोषण नीति जो है वो कब लागू की गई ये बताना है। तो ये जो लागू हुई थी वो 1993 में लागू हुई थी, तो ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? 1981 में, 1999 में, या 2002 में, या 2010 में? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी, इनमें से बताना है, जो कौन सी डेट है वो अप्रोप्रिएट है। तो जो थर्ड ऑप्शन है 2002, तो ये इस सन में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो लागू की गई थी, तो उसको ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह की जो सन वगैरह हैं इनको ज़रूर याद रखें। जैसे कि मैंने जो आपको न्यूट्रिशन वाली बुक थी, तो स्पेसिकली बता रखे थे जो भी इम्पोर्टेंट ये सन वगैरह हैं। तो ये तो 2 जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक प्रारूपों, स्कीमा का समायोजन, उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मन, या संतुलन? तो लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास बताया है, जैसे पियाजे ने बताया वैसे बताया है, तो उन्होंने किस में जो है ज़्यादा फोकस किया है? तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है और जो पियाजे की है वो एक दूसरे के अपोजिट है, सिमिलर नहीं है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो जहाँ पियाजे ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया को की जो समाज से अंतःक्रिया जो होती है उसको इग्नोर किया है, वहीं जो लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। बच्चे का भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी जो विकास होते हैं वो समाज के थ्रू ही, वहाँ पे अंतःक्रिया करने के बाद समाज में रहने के कारण ही होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। जबकि पियाजे ने ऐसी बात नहीं बताई है। तो उन्होंने जो बच्चे का खोजकर्ता बताया है, ना कि जो एक अंतःक्रिया करके समाज से सीखने वाला बताया है। तो ये चीज़ जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने बताई है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। तो इसमें जो भी आपका स्कोर रहा है वो ज़रूर बताएं, और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अभी भी आपकी कोई सिलेबस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपके सजेशन है वो आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और बी कॉन्फिडेंट, और अच्छे से आप
वो है अपनी तैयारी करें। आपको बिल्कुल भी जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आप ये ज़रूर सोचें कि जो है मैंने खूब तैयारी करी है, ये ना सोचें कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल ना सोचें। ये ज़रूर सोचें कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, जितना भी सिलेबस था मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, अब जहाँ भी आएगा तो मुझे करना है। तो ये सोचें, ना कि ये सोचें कि ये टॉपिक तो मैंने कराई है नहीं है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो थैंक यू।